यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले पर्यावरण अध्ययन को, और पर्यावरण अध्ययन का एक प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6 मार्च शिफ्ट 1 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें, जो हाल फिलहाल में 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट करने का जो टारगेट हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है, उसे हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसे आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले ये सारे पेपर्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही आपका ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर आ चुका है। कंप्लीट क्लासेस विथ डेमो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स की जानकारी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जो आपकी लास्ट क्लास का होमवर्क भी था। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, देखिएगा। Which of the following category status was awarded to the Entrix Corporation in 2008? 2008 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी का दर्जा दिया गया था? ये नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2। अब बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के अंदर स्पेसिफिक बात की जाए तो कंपनीज को ऐसे कैटेगराइज किया जाता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगी, जो भरोसेमंद है, जो भरोसे के लायक है, जो ट्रस्टवर्दी है। तो इस प्रकार से चार कैटेगरीज यहाँ पर बनाई जाती है। तो उसमें जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है उसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। ऐसे कई सारी कंपनीज है जो इस कैटेगरी में, इन चारों कैटेगरी में आती है। बट वाई एंट्रिक्स, हमसे एंट्रिक्स का क्यों पूछा गया है? क्योंकि एंट्रिक्स आपकी अंतरिक्ष विज्ञान से कनेक्टेड चैप्टर में है। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड है। अंतरिक्ष में जो अपन सैटेलाइट्स वगैरह लेकर जाते हैं, उसका मटेरियल जो है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन यहाँ पर रेडी करती है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपसे ईवीएस में पूछा गया था। हालांकि ये करंट अफेयर्स का भी हो सकता था। ठीक है, तो 2008 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप देखना चाहें तो सारी कैटेगरीज अपने पास है, सारी कंपनी के नाम अपने पास है। जैसे महारत्न कंपनियों की सूची अगर मैं 2023 के बेसिस पर बात करूं तो भेल हो गया, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो गया, कोल इंडिया, गेल इंडिया हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया। तो ये सब क्या है? महारत्न कंपनियां हैं। ऐसी नवरत्न कंपनियां भी जिसमें आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देख सकते हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। ठीक है, ये सब ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इस्पात निगम लिमिटेड हो गया, ये सब नवरत्न के अंदर आते हैं। फिर मिनी रत्न श्रेणी 1 की बात करें तो ये रहा आपका एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन 1, जो कि 2008 के अंदर, 2008 के अंदर इसको मिनी रत्न मान लिया गया था। तो ये सब मिनी रत्न कैटेगरी 1 है। फिर ये अपना मिनी रत्न कैटेगरी 2 है, जिसमें भारतीय पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड हो गया, इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सारी अपनी मिनी रत्न कैटेगरी 2 के अंदर आती है। ठीक है, अब वाई एंट्रिक्स, तो एंट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देता है। उनका व्यावसायिक विपणन भी यहाँ पर करता है, मतलब सारे बनाने वगैरह का काम जो है एंट्रिक्स को दिया हुआ है। दैट्स वाई इसको 2008 में मिनी रत्न में कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना? मिनी रत्न कैटेगरी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो क्या पूछा गया है इसके अंदर, पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आपको ध्यान होगा कि अपन ने पीएसएलवी के बारे में पढ़ा था, जो लगभग 1 टन तक का वजन अपने साथ उठाकर लेकर जा सकती है। अब इसमें पूछा गया है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या फिर ध्रुवीय उपग्रह मोचक रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? पहला सक्सेसफुली इसको कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। 1991, 94, 95 या फिर 97? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 94 के अंदर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था। और अभी जस्ट हमने क्या बोला कि 1 टन का वजन ये अपने साथ उठाकर लेकर जा सकता है। ठीक है, बेसिकली ये व्हीकल है जो अपने साथ क्या लेकर जाएगा? सैटेलाइट्स को लेकर जाएगा स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो इसका पहला जो लॉन्चिंग हुआ था वो 1993 के अंदर हुआ था, बट वो फेल हो चुका था, वो सक्सेसफुली अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद सेकेंड जो प्रक्षेपण यहाँ पर किया गया 94 का, तो एक बार अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल दैट इज पीएसएलवी का पहला सफल प्रक्षेपण जो है 1994 में हुआ था। पीएसएलवी जो है भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। तो इससे पहले दो पीढ़ी कौन सी है? एक अपना एसएलवी है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, दूसरा अपना एएसएलवी है। ठीक है, तो दो लॉन्चिंग व्हीकल हो गए, तीसरा अपना कौन सा हो गया? पीएसएलवी हो गया। फोर्थ जनरेशन कौन सी आ गई इसकी? जीएसएलवी आ गई है, राइट। तो पीएसएलवी भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान और लिक्विड स्टेज वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान होगा।
इसरो के द्वारा पहली बार 20 सितंबर 1993 को पीएसएलवी लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका जो मिशन था वो फेल हो गया। तो दूसरा अपना एक साल बाद 1994 में हुआ। इसके द्वारा विकसित पीएसएलवी एक बहुमुखी प्रक्षेपण यान है, जिसमें कम झुकाव वाले एलईओ, सब जीटीओ और जीटीओ के मिशन यहाँ पर पूरे किए, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट तक भी गया है। जो जियो स्टेशनरी होती है वहां तक भी ये पहुंच चुका है। ठीक है। यह कई पेलोड को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। इसका उपयोग संचार उपग्रह, पृथ्वी का अवलोकन करना और उपग्रह और चंद्रयान 1 की जांच को लॉन्च करने में किया गया है। ठीक है। 18 सितंबर 2023 तक की बात करें, मतलब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 18 सितंबर 2023 तक की बात करें तो पीएसएलवी 51 भारतीय उपग्रह और 237 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को अभी तक क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। 51 तो भारत की ही अपनी सैटेलाइट्स लेकर गया है, और 237 दूसरी अलग अलग कंट्रीज के सैटेलाइट को ये अपने साथ लेकर गया है, और सक्सेसफुली इसने क्या कर दिया, अपने लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पीएसएलवी का सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में हुआ, जो भी आपने आंसर भी किया। और पहले वाला जो हो गया था अपना 93 वाला, वो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में उपग्रह अमजोनिया 1, रिसेंटली द सैटेलाइट अमजोनिया 1 was launched by इसरो's पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जो अमजोनिया 1 है, इसको पीएसएलवी ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, फेब 2021 में लॉन्च किया है। तो ये जो सैटेलाइट है, जो हम लोग अमजोनिया की बात करें, ये कौन सी कंट्री से कनेक्टेड है? ये यूएसए का है, ये कनाडा का है, ब्राजील का है, या फिर ये मैक्सिको का है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? तो देखो, अमजोनिया को लेकर कौन गया? पीएसएलवी लेकर गया। कब लेकर गया? फेब 2021 में लेकर गया है। और अभी जस्ट अपन पढ़कर आए कि 237 इंटरनेशनल सैटेलाइट को पीएसएलवी लॉन्च कर चुका है। राइट। तो बेसिकली ये कौन सी कंट्री से है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर इसका ब्राजील। ये कौन सी कंट्री का है? ब्राजील का है। ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। और ये पीएसएलवी का अपना 53rd मिशन था, जब इस सैटेलाइट को ये लेकर गया था। फेब 28 2021 के अंदर, 2021 में लेकर गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पीएसएलवी के ही पूछे गए। पीएसएलवी के पेपर के क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च्ड वाज अनसक्सेसफुल? पीएसएलवी का कौन सा लॉन्च यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहा? पीएसएलवी D1 D2, पीएसएलवी D3, या फिर पीएसएलवी C1? यहाँ पर जो IRS-1D था वो अनसक्सेसफुल रहा। क्या आंसर करेक्ट होगा? तो यहाँ पर अपना जो पीएसएलवी D1 था वो अनसक्सेसफुल रहा, वो यहाँ पर इसका सफल नहीं रहा, विच इज 1993। चलिए, तो आप एक बार देखना चाहें तो एक बार अपन इनको पूरा ना रिवाइज कर लेते हैं। SLV-3 वही अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है। 17 टन तक का वजन अपने साथ लेकर जा सकता है। टोटल हाइट इसकी 23 मीटर की है, ये वाली हाइट। ठीक है। पेलोड ये 45 केजी तक का वजन अपने साथ लेकर जा सकता है। पेलोड इसका जो रहेगा 45 केजी का रहेगा। ठीक है। और आप देख सकते हैं कब लॉन्च किया गया था, 10 अगस्त 1979 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है। फिर अपना ASLV आप देख सकते हैं, इसमें भी लिफ्ट ऑफ वेट बता रखा है 39 टन। और टोटल हाइट इसकी 23.5 मीटर की है। पेलोड इसका 150 केजी का है। और 24 मार्च 1987 को ये लॉन्च किया गया था। PSLV अपना 295 टन तक का वजन अपने साथ लेकर जा सकता है। पेलोड इसका 1 टन का रहेगा। 20 सितंबर 1993 को लेकर गया था पहली सैटेलाइट को, बट अनसक्सेसफुल रहा। तो फिर 1994 में सेकंड जो इसका था प्रयास, वो सक्सेसफुल रहा। फिर अपना GSLV MK2 आ जाएगा। 400 टन तक लेकर जा सकता है। 49 मीटर का इसका हाइट रहेगा। पेलोड रहेगा इसका 2 टन का। और 18 सितंबर 2001 को इसको लॉन्च किया गया था। फिर अपना GSLV MK2 629 टन तक अपने साथ लेकर जा सकता है। टोटल हाइट इसकी 42 मीटर की है। और पेलोड की बात करें तो 4.5 टन। मतलब ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन लेकर जाएगा वो उतना अच्छा, मतलब सैटेलाइट कुछ अच्छा परफॉर्म वहां पर करेगा। एक तरीके से कुछ ज़्यादा चीज़ें लेकर जा रहा है, मतलब हमें ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। राइट। मतलब ज़्यादा कैपेबल वो होगा, ये अपन कह सकते हैं। 5 जून 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन भी पीएसएलवी का है। पीएसएलवी की हाइट कितनी है? तो अभी जस्ट आप देख कर आए हो, इस वाले में आप देखना। ये पीएसएलवी की हाइट कितनी है? 44 मीटर। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 44 मीटर। एक आध जगह एग्जाम में 45 भी लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 44 या 45 दिखे तो लगभग अप्रोक्स पूछे तो अप्रोक्स में आपका 45 हो जाएगा, और ऐसे पूछे तो 44 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
क्या पूछा गया, इन विच ईयर वॉज द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इनकॉर्पोरेटेड। NSIL किस वर्ष गठित यहाँ पर किया गया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। कब इसको लाया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2019 के अंदर इसको लाया गया था। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में आया था। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन भी यही है कि निम्नलिखित में से जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है। तो आर राधाकृष्णन, आप देख सकते हैं राधाकृष्णन दूरंदोजी जो है यहाँ पर इनके प्रबंध निर्देशक यानी कि अपन बोल सकते हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MD रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका GSLV का है। इन विच ईयर डिड द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल दैट इज GSLV MK2 वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन GSAT-19 सैटेलाइट इन ऑर्बिट। भूतुल्यकाली उपग्रह GSLV MK2 ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT-19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया था। देखो, GSAT-19 किसके थ्रू गया था, GSLV के थ्रू गया था। अब इसने कब सक्सेसफुली इसको स्थापित कर दिया था कक्षा के अंदर, तो 2017 में, क्योंकि इसका पहला ट्रायल था और ये पहले ट्रायल में ही सक्सेसफुली इसको स्टैब्लिश करके आ गया था। ठीक है, तो 2017 5 ऑफ जून अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक दैट इज RLVTD यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, दैट इज RLVTD का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था। मतलब जो भी सामान यहाँ पर होते हैं जिसको एटलीस्ट हम लोग रीयूज कर सकते हैं, उसका जो ट्रायल था वो कब सक्सेसफुली परीक्षण उसका किया जा चुका था, 11, 13, 16 या 18 के अंदर। मतलब सैटेलाइट जो अपन अंतरिक्ष की बात करें तो जो भी इनका बचा हुआ सामान होता है, तो किस वर्ष सफलतापूर्वक ये लॉन्च किया जा चुका था, करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो इसको बनाया गया है, सारे सामान को रीयूज करके बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 में इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। व्हाट आर द टिप्स दैट विल फैसिलिटेट क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अब थोड़े से क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहेंगे, फिर लास्ट में फिर से आपका वो आ जाएगा सैटेलाइट वाले क्वेश्चन। देखो, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियां क्या है जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लेकर आएगी। टीम वर्क को प्रोत्साहित करना, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना। मतलब टीम वर्क को आप आगे से आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल भी ध्यान दे रहे हैं। कैसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, दूसरा देखना, कक्षा में गैर तनावपूर्ण माहौल बनाना, लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल यहाँ पर बनाए रखना। तो क्या उससे क्रिएटिविटी बाहर आएगी, बिल्कुल आएगी। तो बोथ 1 एंड 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट, राइट, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन ईवीएस। तो सबसे पहला, रचनात्मकता सीखने को उत्तेजित करती है, मतलब रचनात्मकता ही लर्निंग को स्टिमुलेट करती है। तो ये आंसर तो अपना सही होगा, मतलब ये ऑप्शन सही है कि क्रिएटिविटी से ही लर्निंग अच्छे से हो सकती है। दूसरा देखते हैं, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित कर सकती है। अगर एक बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है, मतलब एक ही सोचने के उसके पास अलग अलग तरीके हैं, तो उससे रचनात्मकता बाधित होगी क्या, नहीं, इससे रचनात्मकता बढ़ती है। तो ये आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट हो गया, क्योंकि अपन से क्या पूछा था, नॉट करेक्ट। तीसरा भी देख लो, रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दों को जवाब दे सकती है। क्रिएटिविटी कैन रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, मतलब इतना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के थ्रू उसके सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, रचनात्मकता परिवर्तन को प्रतिबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है। क्रिएटिविटी एनहांस द एबिलिटी टू मैनेज चेंजेस। अगर क्रिएटिविटी है तो आप अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, ये एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये बात भी सही है। तो गलत क्या हो गया, केवल ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, बाकी सारी चीजें क्रिएटिविटी को लेकर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट आपके सामने है, नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है और सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये किस चीज से संबंधित है ये आपको बताना है। तो क्रिएट अ नॉन स्ट्रेसफुल एटमोस्फियर इन द क्लास, कक्षा के अंदर एक नॉन स्ट्रेसफुल माहौल बनाना।
ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कक्षा के अंदर गैर तनावपूर्ण माहौल बनाना, ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्रिएट अ फन फील्ड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बनाना। दो चीजें हो गई। अब ये जो कथन है ये किस चीज से कनेक्टेड है, एक तो बच्चों के लिए नॉन स्ट्रेसफुल एटमोसफियर होना चाहिए और फन फील्ड एनवायरनमेंट यहाँ पर होना चाहिए। क्या ये निगमनात्मक विधि है, ये रचनात्मक अभिव्यक्ति है, ये प्रदर्शन तकनीक है, या फिर कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सुझाव है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि बच्चों के लिए एक फन फील्ड इन्वायरमेंट आप बना रहे हो, नॉन स्ट्रेसफुल माहौल बना रहे हो, तो इससे बच्चों का क्या निकल कर आएगा, बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी निकल कर आएगी। अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत हुए। अगर मैं बात करूँ डिडक्टिव मेथड की, तो डिडक्टिव मेथड में सबसे पहले क्या होता है, अगर डिडक्टिविज्म की बात करें तो ये एक पढ़ाने का तरीका होता है। पढ़ाने के तरीके में बच्चों को सबसे पहले नियम कानून या रूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं। उसके बाद क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। तो नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ना डिडक्टिव मेथड होता है। और इसी का जस्ट रिवर्स इंडक्टिव मेथड होता है, जिसमें सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसके बाद उसके पीछे क्या रूल लग रहा है ये सिखाया जाता है। ठीक है, तो निगमनात्मक तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ाने का तरीका है, ये क्लास में माहौल बनाने का तरीका नहीं है। और टिप्स फॉर फैसिलिटेटिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो यस, इससे बच्चों की रचनात्मकता बाहर आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या ये डिमॉन्स्ट्रेशन टेक्निक हो सकती है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चों को प्रदर्शन करके कुछ सिखाना, मतलब बच्चों को एक्टिविटी करके कुछ सिखाना। तो ये अभी डायरेक्टली करेक्ट नहीं हो सकता है। और ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो ये अभी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लिमिटेशन ऑफ सोर्स मेथड, जो स्रोत विधि होती है उसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है वो आपको बताना है, क्या क्या उसकी सीमा है। नो इजी एक्सेस टू ओरिजिनल सोर्सेज, टू कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, मूल स्रोतों तक पहुंचना आसान नहीं होगा और बहुत जटिल और तकनीकी है। तो सबसे पहले अपन एक बार काम करते हैं, सोर्स मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सोर्स मेथड का ड्रॉबैक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोर्स मेथड के अंदर देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ जाती है कि सोर्स मेथड मतलब अपन को सोर्स के थ्रू पढ़ना है। सोर्स मतलब कि मेन रिसोर्स क्या है, जैसे आज मैं आपको जो है कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको कोई भी XYZ टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको आगमन विधि पढ़ाई। तो आगमन विधि कहाँ से आई, कहाँ से जनरेट हुई, उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री विथ प्रूफ आपको बताना पड़ेगा। यूजुअली ये वाली जो मेथड है ये सोशल साइंस के लिए प्रयोग करी जाती है, सामाजिक विज्ञान के लिए प्रयोग करी जाती है। जैसे आज मैं आपको इतिहास के बारे में किसी भी व्यक्ति का इतिहास बता रही हूँ, अकबर का या बाबर का इतिहास किसी का भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, राइट। तो मुझे आपको कुछ चीजें प्रूफ लाकर दिखाने पड़ेंगे कि देखो ये वाली चीज से कनेक्टेड है, मुझे उसका मेन रिसोर्स लाना पड़ेगा कि ये बात अगर आई है तो कहाँ से आई है ना। ये कुछ रियल एग्जांपल्स मुझे देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी टफ मेथड होती है टीचर के लिए, क्योंकि मूल स्रोत जो होते हैं उन तक पहुंचना आसान नहीं होता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल टर्म्स इसको यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों इसके लिमिटेशंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बताया गया है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसी रहती है वो किस पर रहती है, मूल स्रोतों के ऊपर रहती है। इसका उपयोग आमतौर पर सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। सक्रिय उन्मुख विधि है, मतलब एक एक्टिव मेथड है जहाँ पर बच्चों को एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, ये मेथड अच्छी क्यों है, अच्छी इसलिए कि बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट से इन चीज़ों को समझते हैं। बच्चों की जो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा जो होती है उसको संतुष्टि यहाँ पर मिल जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक इतिहास पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें या फिर वीडियो क्लिप का प्रयोग करके बच्चों को सिखा रहा है, तो बच्चों को एक्टिव रहना पड़ेगा, तो बच्चों को सीखने में ज़्यादा आसानी होती है। ओके, तो दोनों के दोनों इसकी लिमिटेशन है, तो बोथ 1 और 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो क्वेश्चन इस पेपर के सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अपन कुछ सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज HIJ के अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एच से जो कंट्री है उसका सैटेलाइट स्पेस एजेंसी जो है उसका नाम क्या है, कब इसको खोजा गया था, कब डिस्कवर हुई थी, कब इसको फाउंडेड, अपन देख लेते हैं। फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर जो था वो कौन था, कौन इनका इस कंट्री का पहला व्यक्ति है जो स्पेस में गया, वो अपन देख लेते हैं। क्या इसके पास ऑपरेटर सैटेलाइट्स है जो इस कंट्री की पूरी देखरेख करती है, मतलब वेदर फोरकास्टिंग वगैरह सब करती, क्या इस कंट्री के पास है, वो अपन देखेंगे। क्या इस कंट्री ने खुद की अपनी सैटेलाइट बनाई है आज तक, वो अपन देख लेंगे। क्या इसके पास रिकवरेबल पेलोड्स है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो हंगरी से स्टार्ट करते हैं। एच से अपना हंगरियन स्पेस ऑफिस, जिसका MUIHSO है, जनवरी 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था।
बैरेटन फरकास जो है इस कंट्री के पहले व्यक्ति हैं जो स्पेस में गए हैं। ठीक है, और इनके पास एक ऑपरेटर सैटेलाइट है जो इनकी कंट्री का पूरा ध्यान रखती है, मतलब कंट्री के लिए स्पेसिफिक सैटेलाइट है जिसका नाम है मासेट वन। ठीक है, ये मासेट वन इस कंट्री का, हंगरी का सैटेलाइट है। इसने खुद की अभी तक कोई सैटेलाइट नहीं बनाई और इसके पास खुद का कोई पेलोड भी नहीं है। जैसे अपने पास PSLV है, SLV, GSLV है ना, GSLV MK2 है, MK3 है, ऐसे इस कंट्री के पास नहीं है। तो ये पूरा उस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपना इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1962 में ये तक ये इनकोस्पार था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, दैट इज भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। फिर इसको चेंज करके 15 अगस्त 1969 को क्या कर दिया गया, इसरो कर दिया गया। कौन गए हैं, हम हमारी कंट्री से पहली बार स्पेस में कौन गए, राकेश शर्मा गए। ठीक है, ऑपरेशनल सैटेलाइट इसके पास खुद की ऑपरेशनल सैटेलाइट है, पहली क्या नाम है इसका, आर्यभट्ट है। ठीक है, जो कि 360 किलो की है। 1975 को पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। 10 फरवरी 1992 तक ये उस कक्षा में रही। ठीक है, बिल्ड सैटेलाइट क्या इसने खुद ने बनाई है, यस खुद ने बनाई है। क्या इसके पास खुद का पेलोड है, बिल्कुल है। रिकवरेबल पेलोड अवेलेबल है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है। फिर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की इंडोनेशियन स्पेस एजेंसी है। पहले इसका नाम लापान था, अब इसका नाम इनासा है। ठीक है, नवंबर 27 1964 में आया था, अभी तक कोई नहीं गया है। ठीक है, ऑपरेशनल सैटेलाइट है क्या इसके पास, तो पालापा A1 इसकी सैटेलाइट है। इसने खुद ने अपनी सैटेलाइट बनाई है क्या, तो लापान TUB सैट इसकी खुद की सैटेलाइट है, लेकिन इसके पास पेलोड्स नहीं है। ईरान का इरानियन स्पेस एजेंसी दैट इज ISA 2004 में ये आई थी। ठीक है, फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर है, हाँ इसका कोई व्यक्ति है जो स्पेस में गया था। ठीक है, ऑपरेशनल सैटेलाइट इसकी सीना वन खुद की ऑपरेशनल सैटेलाइट है। बिल्ड सैटेलाइट इसने खुद की सैटेलाइट बनाई है क्या, तो इसने ओमिट खुद की सैटेलाइट बनाई है। रिकवरेबल पेलोड है क्या, तो हाँ पिशगाम इसका खुद का पेलोड है। तो जिसके ये चारों राइट है, मतलब वो कंट्री कैपेबल है खुद के अपने वो करने के चक्कर में, मतलब अपन इसे बोल सकते हैं ना कि इसके पास खुद का सब कुछ अवेलेबल, इसको किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो ईरान पूरे तरीके से सक्सेसफुल है, इंडिया पूरे तरीके से सक्सेसफुल है, USA पूरे तरीके से सक्सेसफुल है, रशिया पूरे तरीके से सक्सेसफुल है। जिसके पास ये चारों चीजें होगी वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। इसराइल का देख सकते हैं, इसराइल स्पेस एजेंसी दैट इज ISA। ठीक है, और ये इसका इजरायली में लिखा हुआ है। अप्रैल 1983 को इसको फाउंड किया गया था। पहला व्यक्ति है इनका यान रोमन करके। ठीक है, OFAC-1 इनका ऑपरेशनल सैटेलाइट है, इनने खुद का बनाया हुआ है कि हाँ शावेट 2 बनाया हुआ है, लेकिन इनके पास पेलोड नहीं है। इटली की बात करें तो इटलियन स्पेस एजेंसी दैट इज ASI, 1988 में ये आई थी। फ्रांको मैलरेबा करके एक इंसान है जो स्पेस में गया, इनका पहला। सैन मार्को 1 इनका ऑपरेशनल सैटेलाइट है और सैन मार्को 1 ही इनका बिल्ड सैटेलाइट है, मतलब खुद का ही सैटेलाइट इनका काम कर रहा है। ठीक है, पेलोड नहीं है इनके पास। जापान का देख ले, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दैट इज JAXA, 1 अक्टूबर 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। टोरियाओ ओकोमा इनका फर्स्ट ट्रैवलर है। ओशुमी इनका ऑपरेशनल सैटेलाइट है और ओशुमी ही इनका पहला बिल्ड सैटेलाइट है। इनके पास पेलोड्स हैं अपने खुद के अवेलेबल है। तो जापान भी सक्सेसफुल है, ईरान भी सक्सेसफुल है, इसमें से इंडिया भी सक्सेसफुल है। कजाकिस्तान की बात करें तो नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान दैट मीन्स कास कॉस्मोस। ठीक है, जैसे रॉस कॉस्मोस है ना, वैसे ही कास कॉस्मोस है। 27 मार्च 2007 को ये खोजा गया था, मतलब डिस्कवर किया गया था। टोकोर जो है इनके फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर हो गए। कार्डसेट 1 इनका खुद का ऑपरेशनल सैटेलाइट है, इन्होंने खुद से नहीं बनाया है और इनके पास खुद का अभी तक पेलोड भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अपन ने आज IJK जो कंट्रीज हैं जिनके लेटर IJK से हैं, H और IJK से हैं, वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी क्या अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे अपन अल्फाबेट A से स्टार्ट करा था, के तक अपन पहुंच गए, इसके आगे के अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।